दोस्तों नमस्कार, ड्रीम जुडिशरी इंदौर में आप सभी का स्वागत है। आज बात होगी कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे होती है, क्या क्वेश्चन आते हैं आरजेएस मेंस में, और क्या आपको मेंस प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या आपको कट ऑफ का वेट करना चाहिए, क्या आप रिजल्ट का वेट करते हैं, क्या आप कट ऑफ पे डिपेंड रहते हैं। इन सब चीजों का आंसर इस लेक्चर में जानेंगे। अब देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके मन की भी लेते हैं, पहले तो आपके मन की सुन लेते हैं। पहले आपका पहला क्वेश्चन ये है कि सर कट ऑफ कितना जा रहा है। अब आप समझना, मैंने एक लेक्चर बनाया था कट ऑफ के लिए। उस लेक्चर को बनाने पे मैंने एक लेक्चर में बोला 63 के समथिंग जाना चाहिए। उस लेक्चर को डिबेट करने के लिए इतने स्टूडेंट आ गए कि बोलने लगे सर 72 प्लस ही जाएगा, आप तो गारंटी ले लो मुझसे। चलो मैंने गारंटी ले ली और मुझे भी पता है जाएगा। लेकिन एक चीज बताओ, जो इंसान पहले कुएं में है और अगर मैं बोल दूं कि कुएं में गिर, तो आई एम द टीचर, मैं अगर उसको ये बोल दूं कि 70 नहीं आना है, तू मत कर तैयारी भैया, तो फिर क्या अंतर है। आप कंपटीशन कम करने की सोचते हो, मैं कंपटीशन बढ़ाने की नहीं सोचता। मैं उस हारे हुए का सहारा बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर वो एक बार मेंस की तैयारी भी कर लेगा ना, तो नेक्स्ट बार उसको दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार में तैयारी होती है किसी भी एग्जाम की, बार बार में कुछ भी नहीं होता। बारिश एक बार हो चाहे बार बार हो, बारिश होती है। लेकिन जब एक बार में बारिश होती है ना, तो उसको बाढ़ बोलते हैं, और वही बाढ़ लाने का अधिकार उस स्टूडेंट को रहता है। चाहे प्री की तैयारी वो स्टार्टिंग से करे, चाहे मेंस की तैयारी वो स्टार्टिंग से करे, चाहे इंटरव्यू की तैयारी स्टार्टिंग से करे, तभी जाके जज बन पाओगे। प्री में बारिश करोगे सूख जाओगे, मेंस में बारिश करोगे फिर सूखोगे, फिर यहां पे बारिश करोगे फिर सूखोगे। एक बार में बारिश करो निकल जाओगे। मेरा बात समझ रहे हो आपके मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाह रहा हूं, कट ऑफ चाहे 63 आए चाहे 72 आए, अगर जिसके 60 के आसपास नंबर आ रहे हैं, 65 के आसपास नंबर आ रहा है, उसको मेंस करना चाहिए, क्योंकि वो नेक्स्ट वैकेंसी में निकाल सकता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि सर अगर हम मेंस की तैयारी करेंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। कई कोचिंग तो बहुत पैसा मांगती है मेंस की तैयारी के लिए। तो ड्रीम जुडिशरी ने कोई इतना अमाउंट आपको फिक्स नहीं कर दिया। मैंने 500 रुपए में आपका पूरा मेंस, और मेंस भी आपका 3-4 महीने बाद होने वाला है। अगर आप अंदाजा लगा सकते हो तो 100 रुपए महीने और 10 रुपए की चाय डेली की जोड़ लेना आप लोग, उस हिसाब से चलता है पूरा मामला। मतलब आप सिर्फ अनुमान लगाते हो इस चीज का, आप पर डे के हिसाब से अनुमान लगाइए। मैं वास्तविकता बता रहा हूं, है ना, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मेरा, ना मैं किसी चीज के बारे में बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं वास्तविकता, जो आप लोग दिमाग में सोच रहे हो और जो आप सोचते हो, और आप सोचोगे भी आगे इस लेक्चर को देखने के बाद आप सोचोगे, क्योंकि आपका काम है सोचना। करने वाले कर रहे हैं, अभी भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, भले उनके चाहे 63 नंबर है, 65 है, चाहे 60 70 है, कुछ कितने भी नंबर उनके आ रहे हैं, लेकिन करने वाले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है नेक्स्ट वैकेंसी एपीओ की है और एपीओ में मेंस आना है। दूसरी चीज, अभी छत्तीसगढ़ का वैकेंसी आएगी, छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं जजमेंट राइटिंग पूछी जाएगी। अभी एमपी की वैकेंसी आएगी, वहां कहीं ना कहीं मेंस लिखा जाएगा। मेंस का ऐसा है कि आरजीएस का मेंस इतना अलग है, इसका मेंस इतना अलग है। अरे लिखना बेयरेक्ट है भैया, आपको बेयरेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। मैं अभी भी बता दे रहा हूं। अब आपको पैटर्न पता है, आपको पैटर्न कैसे पता है कि आरजीएस में ऐसी लाइनें आती हैं, ठीक है। 6 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में 50 शब्द दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए। अब कई लोगों का मानना क्या रहता है, कई लोगों का मानना ये रहता है कि सर 20 शब्द हैं तो हम तो एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन भी लिख देंगे, हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट भी लिख देंगे, हम क्या करेंगे, हम केस लॉ भी लिख देंगे, हम क्या करेंगे, हम बेयरेक्ट की लैंग्वेज भी लिख देंगे, हम क्या करेंगे, हम कंक्लूजन लिख देंगे। अच्छा, वेरी गुड। जो ये लिख के आते हैं उनके लिए शाबाश, बहुत शानदार चीज है ये, ऐसा लिखना बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 180 मिनट है। अब आप 180 मिनट में आपको कितने नंबर का क्वेश्चन करना है, मतलब 100 नंबर का पेपर आता है लगभग, ठीक है। अब आपको वो करना है, मतलब आप अगर एक क्वेश्चन पे 3 मिनट भी दे रहे हो, मेरा मानना सुनना अच्छे से, 3 मिनट भी दे रहे हो, 2 मिनट भी दे रहे हो, जितना आपका है वो सब चीजें होती हैं। बाकी आप सोचने में भी तो टाइम लगाते हो, सोचते हो पेपर में, सोचते हो, मतलब वो पेपर में आप सोचने पे भी 1-1 मिनट निकालते हो। अब आप समझना कि आरजीएस का लेवल टफ क्यों बोलते हैं। टफ नहीं है आरजीएस का पेपर, वही आता है जो सबको आता है, और हमेशा बच्चा बाहर होता है ऐसे राइटिंग में, बस ऐसे राइटिंग में बाहर होता है। क्यों? क्योंकि वो उस पर ध्यान नहीं देता है।
जिस चीज को 2 साल से पढ़ के आ रहा है और उसी चीज की तैयारी फिर वो उसी 3 महीने में फिर करेगा, और वो छोड़ेगा क्या, ऐसे राइटिंग, जजमेंट राइटिंग। कम समय किसको देगा, ऐसे राइटिंग पे, जजमेंट राइटिंग पे। एक चीज बताओ, एबीसीडी याद करते करते आ रहे हो, अब आपसे बोला अनार के याद करो, तो क्या आप एबीसीडी ही याद करोगे क्योंकि आपको याद नहीं है, क्योंकि आप 2 साल से वही पढ़ के आ रहे हो? नहीं, आपको अब समय कम देना पड़ेगा लॉ पे, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी जजमेंट राइटिंग पे, ऐसे राइटिंग पे, तब जाके निकलता है एग्जाम। और आज भी जो प्री का रिजल्ट आएगा, जिसके हिंदी इंग्लिश में नंबर कम है वही बाहर होगा, लॉ पे बहुत कम बच्चे बाहर होंगे। जिनने या तो पढ़ा ही नहीं है या तो जिनका रिवीजन नहीं हुआ वही बाहर हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। इसका मतलब आप समझ रहे हो एमपी जुडिशरी में क्यों बाहर होते हैं लोग? एमपी जुडिशरी में जीके बाहर करता है, एमपी जुडिशरी में कंप्यूटर बाहर करता है, एमपी जुडिशरी में करंट अफेयर बाहर करती है, और क्या बाहर करता है? लॉ थोड़ी बाहर करता। लॉ तो व्यक्ति 1 साल से पढ़ता है, 1.5 साल से लॉ ही पढ़ के आ रहा है, क्योंकि लॉ उस कोचिंग में होता नहीं है। लॉ वो एमपी जीके उस कोचिंग में नहीं होता है, कंप्यूटर कोचिंग में नहीं होता है, और कोचिंग में होता भी है तो बच्चा क्या करता है, उसको लॉ पढ़ने में मजा आता है, उसका रिवीजन नहीं करेगा, जो है उसका टेस्ट नहीं होगा, जो है वास्तविकता, ये रियलिटी है। और इस रियलिटी को जितने ज्यादा अपना लोगे, काम करोगे। अब एपीओ की बात करते हैं। एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है, एपीओ का पेपर आप सबको पता है जनवरी में, लेकिन अभी भी कंडीशन बता रहा हूं कि हिंदी इंग्लिश कोई नहीं पढ़ रहा है, और निकालेगा वही, और वही बाहर निकालेगा और वही अंदर करेगा। हिंदी इंग्लिश अगर आपने करी तो ही आप निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। लो कितना भी अच्छा कर लो, मैं बता रहा हूं 2 महीने की तैयारी में भी प्री निकलता है और होता है। कई बच्चे ऐसे थे, जैसे कि मैं 1-2 का नाम भी अगर यहाँ पे ले लूं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके 77-78 नंबर हैं, जो कि हमारे स्टूडेंट है। उनने सिर्फ 2-2 महीने पढ़ाई करी है और उनने 3-3 साल से पढ़ाई छोड़ी है। उनके नंबर कहाँ आ रहे हैं? उनने हिंदी इंग्लिश में नंबर बहुत अच्छे लाए, उनके 25-25 नंबर है 30 में से, 20-20 नंबर है उनके 30 में से। तो आप सोच सकते हो। अब आप बात करते हैं मेंस की तैयारी के लिए करें क्या, कि सर आपने तो बता दिया, आपने बोला ऑब्जेक्टिव लिख दो, ये भी लिख दो, फलाना भी लिख दो, दिखाना भी लिख दो। मेरी बात एक चीज अच्छे से नोटिस करना, उसने पूछी डिग्री की डेफिनेशन। डिग्री की डेफिनेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, एक डाउट होता है, सर सेक्शन स्टार्टिंग में लिखें कि कोने में लिखें? आपका मन हो तो कोने में लिखो, आपका मन हो तो स्टार्टिंग में लिखो, लेकिन जब भी लिखो हाईलाइट करो, ब्रैकेट्स बनाओ। ऐसा ऐसा मत करो। क्या बनाओ? ब्रैकेट्स। ऐसा ऐसा मत करके आना, ये डबल लाइन मत करके आ जाना, है ना, समय बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता है। ब्रैकेट्स लगाने में ऐसा ऐसा करते हैं, लाइन खींचने में ऐसे और ऐसे सीधा खींचना पड़ता है ना, ये प्रॉब्लम है। ये बच्चे गलती करते हैं, सुंदरता दिखाने के चक्कर में, बहुत सारी चीजों के चक्कर में करते हैं ये सब चीजें, लेकिन ये होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, तो है ना। नेक्स्ट बात करता हूं कि अब तैयारी का लेवल कैसा होता है। देखो तैयारी का लेवल 4 चीजों पे टिका हुआ है। पहला, आपका अगर मैं बोलूं कि आपका मेंस कैसे निकलेगा, आपका मेंस निकलेगा सिर्फ 3 चीजों से। एक तो पहली चीज होती है प्रैक्टिस, दूसरी चीज होती है रीडिंग, और तीसरी चीज होती है स्पीड। वो भी किसकी? बस इन 3 चीजों से आपका मेंस निकल जाएगा। अब कितना भी अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति हो, अगर उसने लिखकर नहीं देखा तो वो जो 3 घंटे का जो पेपर होगा उसके क्वेश्चन छूटेंगे। अब उसकी क्वालिटी में कमी नहीं है, उसकी स्पीड में कमी है, इसलिए उसका पेपर छूटा और उसका टेस्ट एग्जाम नहीं निकला। यही तो रीजन है, इसके अलावा और कोई रीजन आ रहा है? जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, जिसको याद करने का तरीका अच्छा है, तो क्या उसकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड होगा ना एग्जाम। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अब क्या करते क्या है, पहले इंसान करेगा रीड, फिर क्या करता है, रीड करने के बाद रिटर्न करता है, रिटर्न करने के बाद फिर स्पीड चेक करता है कि स्पीड कितनी आ रही। और आरजेएस का अगर आपको एग्जाम निकालना है ना, तो टाइमिंग के साथ लिखना। अगर आपके हाथ में घड़ी नहीं है और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो प्रैक्टिस अभी छोड़ दो, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से लिखोगे तो ही निकलेगा। इसका मतलब, और मेरा मानना ये है, अगर आप न्यू हो तो पहले लिखो। कितने बार लिखो? 5 बार लिखो। अब उस 5 बार को 1 घंटे बाद पढ़ना। कितने घंटे बाद पढ़ना? 1 घंटे बाद पढ़ना। और जब सोने लगो तो एक बार फिर लिख के देखना, और अगर आपसे तब बन गया तो समझ लेना वो क्वेश्चन आपको याद है, और अगर आपसे तब नहीं बना तो ये समझ लेना जो 5 बार आपने लिखा है ना, ये बेमन का लिखा है, सिर्फ आपने बर्डन लिया है। मतलब 2 तरीके की मजदूरी होती है, और एक होती है तसला ढोने वाली, जो कि करते हैं, है ना,
जो कि कई लोग करते हैं, वो सीधी सीधी बात जो ढोते हैं, और एक होती है मशीन से। आजकल वो मशीन आ रही है, वो ऊपर करते हैं और मजदूर खड़े रहते हैं और वैसे करके ऐसे पटक देते हैं। और एक वो आते हैं जो ऊपर लेके ऐसे ऐसे चलते हैं, पूरी सीढ़ियां चढ़ेंगे, ऊपर तक चढ़ेंगे। या तो आप वो कर लो, वो कर लोगे तो एक ना एक दिन शाम को आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और आप ना तो आपको पैसे मिलने वाले हैं, 2 दिन काम नहीं करोगे। और एक आप मशीन का यूज कर लो, मशीन का यूज समझ रहे हो, अपने हाथों का यूज कर लो एक बार अच्छे से, और एक बार रीडिंग कर लेना। अब आप 5 बार रीडिंग भली कर लो, और अगर एक बार भी लिख के नहीं देखोगे तो रीड करने के बाद उसमें से आधे शब्द आप भूल जाओगे। अब आप समझना कि मैं किस पे बात कर रहा हूं। मतलब आपका एग्जाम, जितने भी मेंस हो रहे हैं, जितने भी मेंस 2 चीजों पे टिके हैं। जिस दिन आपका प्रैक्टिस प्लस स्पीड हो गई, उस दिन आप जज बन जाओगे, बात खत्म हो गई। जिस दिन प्रैक्टिस प्लस स्पीड हो गई तो जज बन जाओगे, नहीं तो आप डायरेक्ट अगर मुंह से भी बोलते होगा ना किसी के सामने, और उसके सामने तो आप भगवान हो जाओगे। अरे भैया वो इंसान तो डायरेक्ट मुंह से बोलता है, उसको बोल दो सेक्शन तो सेक्शन बोलने लगता है, ये बोलो ये तो ये बोलने लगता है। अरे तो चलो बोल दिया, अब उनसे बोलो कि चलो ठीक है, इतने पेपर में 1 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन करना है, करो करो। अब कितने भी अच्छा पढ़ने वाला है, अगर उसकी स्पीड नहीं है, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो नहीं निकाल पाएगा। और एक और चीज, बात तो हो गई है लॉ पेपर पे, तो लॉ पेपर पे तो मैं वैसे ही बोल रहा हूं कि लॉ पेपर में आप बाहर होने वाले भी नहीं हो। आपका एवरेज नंबर, सबके एवरेज नंबर 1 2 3 4, मतलब 10 नंबर कम आ सकते हैं किसी स्टूडेंट से, आपके इससे कम नहीं आ सकते अगर आपने लॉ पढ़ा है तो, यह भी बात याद रखना। अब बात करते हैं ऐसे राइटिंग की और जजमेंट राइटिंग की। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूं तो प्रॉब्लम ये आती है कि सर ऐसे कैसे करना। एक चीज बताओ, गाय का ऐसे सबने पढ़ा है, गाय के 2 सींग होते हैं, 2 आंख होती है, नाक होती है, पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं, ठीक है। अब आप समझना मेरी बात, अब आप समझना मैं जो बोल रहा हूं, मैं वो उस चीज को समझना। ये आपको दिख रहा था इसलिए आपने बोला, याद करा था क्या? नहीं, ये चीज याद नहीं करी थी। जो टीचर ना बता पाए वो लाइन आप बताओगे, और क्या, गाय के बारे में, क्योंकि गाय को आपने देखा है। अब बात करते हैं न्यूज की, ऐसे राइटिंग की। ऐसे राइटिंग में आता है सबसे खतरनाक टॉपिक कौन सा अपना? इलेक्शन। इलेक्शन होते देखा नहीं है आपने, कैसे होते इलेक्शन, देखा है ना, वही लिखना है। बेरोजगारी आप हो ना, क्या बीत रही आप पे, क्या सरकार दे रही, वो लिखना है। अब आप कहते हो कि सर ऐसे में क्या डालना है? अरे ऐसे में ये डालना है आपको, कंटेंट डालना कि आपका दोस्त बेरोजगार है कि नहीं है, वो डाल दो। आपके आजू बाजू कितने लोग बेरोजगार हैं, वो डाल दो। आपके यहाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो डाल दो। मध्य प्रदेश में कितने हैं, राजस्थान में कितने हैं, वो डालो। कंटेंट डालो, क्वालिटी डालो, नेट पे से निकाल के डालो। अब बोल रहा है हमें लिखना नहीं आता। क्यों नहीं लिखना आता? पेपर से अच्छा ऐसे कोई सिखा ही नहीं सकता। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, ऐसे राइटिंग कोई कोचिंग नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता। पेपर अकेला पेपर ऐसा है जो आपको सिखाता है, और उसका एक एक लाइन कनेक्ट रहता है, एक वर्ड दूसरे वर्ड से कनेक्ट रहता है, और वही सिखा देता है आपको ऐसे। और वो उससे अच्छा ऐसे आप लिख भी नहीं पाओगे। और पेपर का पेपर, 2 पेपर को मिक्स करो, 3 पेपर को मिक्स करो, 4 पेपर को मिक्स करो, द हिंदू पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा ना, तो आप कल के दिन नेता खुद बन जाओगे, इतना पढ़ लोगे तो। मतलब आप बोलते हैं ऐसे राइटिंग नहीं आ रही, पहली चीज ऐसे सीखना, मतलब ऐसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ते रहो, लेकिन उसको क्वालिटी बनाओ, क्वालिटी आएगी फिर से प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो तो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक परफेक्ट पर्सन, मैं तो बोल रहा हूं पर्सन ही प्रैक्टिस है। जब पर्सन ही बनना है तो प्रैक्टिस कर लो, और अगर जानवर बनना है तो कुछ मत करो, पढ़ते रहो। और पढ़ने वाला तोता होता है तोता। वो कहानी सुनी होगी तोते की, वो जो शिकारी आएगा, पिंजरा खोलेगा, मुझे खा जाएगा, वो रटवा के चला देता है। वो मालिक वाला, वो एक मालिक रहता है, वो जाता है बाहर और बोलता है कि देखो तुम्हें अपनी जान की रक्षा खुद करनी है, नहीं तो एक चीज याद रखो, शिकारी आएगा, अगर आया तो तुम अपना पिंजरा खोलना बाहर से और फुर्र से उड़ जाना। अब वो क्या करता है, वो रटवा देता है। अब वो शिकारी आता भी है तो फिर वो शिकारी उसको ले जाता है, तो फिर वो क्या बोलता है, शिकारी आएगा, पिंजरा खोलूंगा और मैं फुर्र से उड़ जाऊंगा, जबकि वो तोते उसी में रहता है। तो बस यही होना है। अगर उसको प्रैक्टिस करवा दी होती है एक बार कि शिकारी आएगा बेटा, ऐसा आपको पिंजरा खोलना है और आपको फुर्र से ऐसा उड़ जाना है, तो वो उड़ जाता। लेकिन नहीं, उसको रटवा दिया, बोल शिकारी आएगा फुर्र से उड़ जाएगा, ऐसा ताला खोलेगा फुर्र से उड़ जाएगा, बोल ऐसा। तो अब आप समझना
कि अगर मैंने आपको ये रटवा दिया और एक बार प्रैक्टिस नहीं करवाई तो क्या निकाल लोगे एग्जाम? नहीं ना। तो मतलब आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आपका करना इंपॉर्टेंट है। बात यहां समझ में आ रही है ना? मतलब मैं कितना भी अच्छा आपको पढ़ा दूं, मैं कितना भी अच्छा बीए से पढ़ा दूं, बीएनएस पढ़ा दूं, बीएनएसएस पढ़ा दूं, एविडेंस पढ़ा दूं, ये पढ़ा दूं, वो पढ़ा दूं, सब पढ़ा दिया मैंने और आपके दिमाग में सब सेट हो गया, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, अब वो मैं थोड़ी करवाऊंगा। मैंने तो क्वेश्चन दे दिया, अगर आपने लिखना नहीं सीखा तो आप ये समझ जाना प्री तो निकाल लोगे, लेकिन मेंस जो कि एग्जाम अपने आप में बड़ा होता है, प्री क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। क्वालिफाइंग एग्जाम समझते हो? क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब समझते हो क्या होता है? क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिटी, कि आप में है क्वालिटी, मेंस में बैठो, बाकी सब बेकार हैं, जाओ। और आरजेएस का अब बात करते कट ऑफ पे, आपका आंसर देता हूं मैं, है ना। आज मैं इसी चीज को आया और मैं देख ही रहा था कि आपके कमेंट क्या आ रहे हैं और सब चीजें, आप सुनना ये वाला लेक्चर मेरा। आरजेएस एक मूवी है और उस मूवी में एक ऐसा किरदार है जिसमें बोला जाता है कि जिसकी बीए एलएलबी है और जिसकी एलएलबी है और जिसका लास्ट सेमेस्टर है, वो क्या करता है? वो भी फॉर्म डालता है और वो तैयारी करता है। आप एक खुद अनुमान लगाइए, ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जिनको आरजेएस घूमने के लिए आना है और इस बहाने से वो एग्जाम फॉर्म डालते हैं, और कईयों की तैयारी रहती भी नहीं है। रहती है क्या? नहीं। अगर मेरे स्टूडेंट की बात करूं, उनको आरजेएस देना है तो वो घूमने के पर्पस से ही फॉर्म डालेंगे, क्योंकि उनको आरजेएस की तैयारी अभी नहीं हो रही, क्योंकि उनका कौन सा सेम है? लास्ट सेम है। उसके बाद उनको देना ही है परमानेंट, निकले नहीं निकले एक क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस हो जाएगा। समझना बात को। अब ऐसे आप लोग बोलते हो 50,000 फॉर्म डले सर, 50,000 फॉर्म डले सर, इतने स्टूडेंट हैं। मुझे एक चीज बताओ, इसमें से आधे तो वही हैं जो आपके एलएलबी वाले हैं, जिनका लास्ट सेमेस्टर है, आधे वो हैं जो घूमने आए थे, आधे वो हैं जिनने तैयारी आधी करी थी और बोले चलो ठीक है पेपर दे ही देते हैं, आरजेएस का पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया। और इसमें से 20% ही स्टूडेंट हैं जो लगन से मेहनत करके आते हैं। अब उसके बाद जब मैंने कट ऑफ बताया तो कट ऑफ उन लोगों के लिए नहीं था जिनके नंबर 72+ हैं, वो तो तैयारी जारी रखें। वो उन लोगों के लिए था जो डिमोटिवेट होकर बोल रहा है सर मेरा नहीं हो रहा है, अब बताइए मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो उनके लिए मैंने ये बोला कि एक काम करिए, आप मेंस तो करिए। आप एक बार अगर मेंस कर लोगे तो वो बुरा नहीं है, कोई भी तैयारी आपको कुछ भी नहीं होता है। शादी में जाते हो तो शादी में हर चीज टेस्ट करते हो कि नहीं करते हो? करते हो टेस्ट, करते हो कि नहीं करते हो? और दाल चावल कोई नहीं खाता है, खाते हो दाल चावल? तो फिर शादी में नहीं जाओ। अगर दाल चावल खा रहे हो तो शादी में मत जाओ, घर के दाल चावल अच्छे लगते हैं फिर शादी से, है ना। और अगर उधर जाके भी दाल चावल खा रहे हो तो शादी में जाने का अधिकार नहीं है, कार्ड मत लेना। शादी में स्पेशल खाना खाया जाता है, हाँ, ये सब गुलाब जामुन वगैरह ये। अब आप समझना, आप अगर आरजीएस में बैठे हो तो आरजीएस में बैठने के साथ साथ अगर आप प्री निकालने के पर्पज से बैठे हो, मतलब आप पहले हार तो पहले ही गए थे। अगर आपका पर्पस ओनली प्री निकालना था तो हार गए तो पहले, क्योंकि आपकी आग मेंस में कम है ना, प्री में ज्यादा थी। आपके अंदर की जो आग है ना वो प्री निकालने के लिए ज्यादा थी, मेंस निकालने के लिए कम थी। मतलब आप उन बच्चों से कम हो जिसकी प्री मेंस की स्टडी शुरुआत से चल रही है। फिर अनुमान लगता है कि यार कैसे हो पाएगा। अब तो हमारे पास 2 महीने बचे हैं, तो पहले बता रहा हूं कि अगर आपने मेंस नहीं किया है तो आप मेंस करिए, और अगर आपके नंबर इतने आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हारा हुआ व्यक्ति ही एक दिन सफल होता है। सफलता जिसके हाथ में आती है वो कभी दूसरे दिन मुड़ के देखता नहीं है, लेकिन हारा हुआ व्यक्ति, जो व्यक्ति हारता है उसको ज्यादा गाइडेंस दे सकता है कि यार ऐसा हो सकता है कि अगर तुम्हारा नहीं निकला तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट दो, अब होगा तुम्हारा, लेकिन इसके बाद अब तैयारी अच्छे से करना। एक काम करो, तुम क्लास ज्वाइन कर लो। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है ना तो सेल्फ स्टडी भी करो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछो, लेकिन तैयारी करो, तैयारी मत छोड़ो। आप अगर, मैं तो बोल रहा हूं जिनके इस बार निकल भी नहीं रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे के लिए तैयार करो, दूसरे के लिए मेंस पढ़ लो, क्या दिक्कत है। मेंस तो आज नहीं तो कल करोगे, कल नहीं तो परसों करोगे, परसों नहीं तो नरसों करोगे, करना तो एक ना एक दिन मेंस है ना। बिना मेंस के जस्ट थोड़ी बन जाओगे। और जब तक प्री और मेंस साथ में नहीं करोगे तब तक इंटरव्यू भी नहीं हो पा रहा, ये भी याद रखना। और इंटरव्यू मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, इस पे कल ही बनाया था बैठ के। मैं सोच रहा था कि अगर मैं इधर लिख दूं जज, तो मैं इसके लिख सकता हूं प्रारंभिक, जिसका अर्थ होता है, इसको लिख सकता हूं इसको लिख सकता हूं
महाशस्त्र, और इसको लिख सकता हूं आंतरिक शक्ति। ये क्या लिखा मैंने, ये है मेंस, ये है इंटरव्यू, और ये है प्री। अब समझे ये कैसे जज बना, ऐसे बना, इसने पहले चरण को पार किया, शंखनाद बजा महाभारत का, घोड़े दौड़ना स्टार्ट हुए, ठीक है, एक बाउंड्री रहती है, बाउंड्री के बाद लड़ाना स्टार्ट होता है, वहां से फिर शस्त्र चलते हैं। अब जिसके शस्त्र में पावर होगी वो जीतता है, और जीतने के बाद अब यहाँ का जो रहता है वो आंतरिक शक्ति से निकलता है, फिर किसी शस्त्र का यूज नहीं होता है लास्ट में, क्योंकि शस्त्र खत्म हो गए। अब आप लड़ोगे हाथों की लड़ाई, आंतरिक शक्ति, तो वो होता है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए भी लोग कोचिंग करते हैं, बहुत वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इंटरव्यू के लिए लोग कोचिंग करते हैं, क्योंकि सामने वाला आपको बताएगा कि आपका नाम क्या है, आपके नाम का मीनिंग क्या है, क्योंकि आप ढोर हो, आपको पता नहीं है। दूसरी चीज, आपको बताएगा कि आप कहाँ पैदा हुए हो, आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पैदा हुए हो, आपको ये भी नहीं पता कि आप जहां पैदा हुए हो कहाँ कहाँ, उसकी क्या क्या विशेषता है, क्योंकि वो सामने वाला आपको बताएगा, आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने लॉ पढ़ा है, क्योंकि 2 साल से 3 साल से आप लॉ पढ़ के आ रहे हो ना, प्री मेंस आपने निकाला, फिर उसके बाद सामने वाला फिर आपको बताएगा कि ये लॉ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप तो ढोर हो, आपको वो भी नहीं पता ना। क्योंकि इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू का मीनिंग क्या होता है, खुद का परीक्षण होता है, आपके अंदर का व्यू कैसा है। अब एक सबसे, चलो ठीक है, लॉ तो ठीक है बता देंगे, हम अपने आप को भी ढोर बोल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी बता देंगे, सब बता देंगे। लेकिन एक चीज जब गुस्सा आती है, जब इंसान से पूछी जाती है हॉबी, और वो हॉबी में भी इतना सोचता है कि हॉबी क्या है मेरी। अरे यार, पैदा हुए, खेले कूदे, पढ़ाई करी, सब चीजें करी, अब हॉबी में भी आपको इतना डाउट है, मेरी हॉबी क्या है। मैं तो चेस भी खेलता हूँ, मैं तो क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ। अरे यार, जब तुम्हें खुद के बारे में पता ही नहीं है तो तुम पैदा क्यों हो गए। क्लियर बात तो यही है ना, आपको ये नहीं पता कि मेरी हॉबी क्या है। अब आपको हॉबी भी कौन बताएगा, सामने वाला। एक काम करो, आप रीडिंग बुक हॉबी कर दो, और बहुत सारी अभी बुक आई हैं उसके बारे में स्टडी कर लो, तो आप वो बोल दोगे। अब एक चीज बताना, सामने वाला जैसे मैं हूं, तो मुझे आपकी शक्ल देख के समझ में आ रहा है, जब आपसे हॉबी पूछी जाती है तो आपने बोला सर रीडिंग्स बुक्स, अच्छे से, क्योंकि आपको रट दिया रीडिंग्स बुक्स सर। उसके बाद आपने फिर क्या बोला, उससे पूछा कि अच्छा हाल ही में भी कौन सी बुक्स आई, आपको अब उनको पता है कि रट के आए हो, मुझे दिखेगा है कि रट के आए हो। जो हॉबी है डायरेक्ट बोला करो कि मेरी ये हॉबी है सर, बात करना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, अच्छा घूमना अच्छा लगता है, कहाँ कहाँ घूमे, ये हॉबी। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बने, जनरेट हो। आपने खत्म कर दिया कहानी, रीड्स बुक्स, उनको भी पता है कि मुझे भी नहीं आती, उनको भी पता है कि मुझे भी नहीं आता है, तो क्या पूछ लूं इससे। देखो, क्वेश्चन का लेवल ये होता है कि मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, ना आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इंटरव्यू का भी, अगर आप सिर्फ इंटरव्यू होता है कांच के सामने, वो भी खुद का, अगर आपको लेना आता हो तो। लॉ पे आप सलाह ले लो, लॉ पे आप कोचिंग कर लो, लॉ की बात अलग होती है, लॉ विस्तृत है, लॉ सीमित नहीं है, आप कर लो। लेकिन पर्सनल डीआई के लिए आप करते हो कि आपके नाम का मीनिंग भी वो सामने वाले बताएं कि आपको नाम का मीनिंग ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है कि आपका नाम का मीनिंग। अब जैसे मेरे नाम का मीनिंग विजय, जीतने, जिस क्या बोलते विजय, जो फतेह करता है हमेशा जीतता है, ठीक है, ये नाम का मीनिंग है। अब अगर मैं इसको कैसा भी बोल लूं तब भी मैं जीतूंगा ही सही, क्योंकि मेरे नाम जीत ही है, मैं कैसा भी बोल लूं। अब सामने वाले, हाँ, शब्दों का चयन भले आप सीख लो, कहीं और से सीख लो कि सर शब्द कैसे चयन करना है ये भी बता दीजिए, तो वो उसके बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार, उसके लिए गाइडेंस। और गाइडेंस अकेली होती है कोचिंग, कोचिंग गाइडेंस होती है। कोचिंग आपका ये नहीं होता है कि आपको रोटी दाल चावल सब्जी रोटी सब बना के दे और बोले कि लो थाली है आप खा लो, परोस लो, एक रोटी और लगेगी तो मैं दे दूंगा। हाँ, खाना आपको ही है, सब चीजें आपके पास है। लॉ बुक पे चले जाओ, बुक का भंडार है, पढ़ना कैसे है वो ये बता देते हैं कोचिंग वाले। जैसे कि मैं, पढ़ना कैसे है मैं बता देता हूं, लेकिन आपको ये थोड़ी बताऊंगा खाना कैसे है, कितना कैसे अंदर जाता है, चबाना कैसे है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये तो आप सीख चुके हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बोलो कि सर 1 मिनट मेरे सर हाथ में चोट लगी आप खिला दो, ऐसे भी लोग हैं, सर हाथ में मेरी चोट लगी है, एक काम करो आप ही तो खिला दो। तो ये भैया, ये फिर आप समझ लेना, ये आप कंफर्ट जोन में आ गए हो,
और जहां पे भी कंफर्ट जोन है उस इंसान को मैं स्टूडेंट नहीं बोलता हूं, मैं नहीं बोलता हूं, आप लोग बोल लो चलेगा। कंफर्ट जोन में वही व्यक्ति जा सकता है जिसके यहाँ 100 बीघा जमीन हो, जिसके यहाँ पहले से सब चीजें सर्वगुण संपन्न सब चीजें हो, तो आप बिल्कुल फ्री हो, निकले नहीं निकले लोड नहीं है। लेकिन बात उसकी हो रही है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है और जो सिर्फ एक ही उम्मीद से कोचिंग ज्वाइन करता है कि सर मैं जज बन जाऊंगा, आप बस पढ़ा दो। कई बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि आपका सपोर्ट है सर तो हम कर लेंगे। मेरा सपोर्ट तो है, लेकिन सपोर्ट कब तक रहेगा? जब तक कि आप इन सब चीजों पे वार नहीं करोगे तब तक ही तो है। इसके बाद मैं कहाँ जा, अब इसके बाद आप सोचो कि अब मैं सोचूं कि आप लोगों को मैं साल भर जिंदगी भर पढ़ाऊं, तो आप लोग भी नहीं पढ़ोगे ना मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर बात तो ये है। एक अटेम्प्ट दे लो, 2 अटेम्प्ट दे लो, 2 अटेम्प्ट के बाद शादी ब्याह रिश्तेदार फलाना ढिकाना इन सब चीजों पे रिश्ते आते हैं, फिर बस दुनिया गोल है, घूमती है एक बार। तो ये वाली चीजें आप लोगों को करनी है। तो भैया आप लोगों का जो भी डाउट था कि मेंस कैसे होता है, क्या होता है, क्या करना चाहिए, तो आपका सीधी सीधी बात याद रखना, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा करोगे। तो ड्रीम जुडिशरी ने एक मेंस का बैच लॉन्च कर दिया है जिसमें अल्टरनेट 3 टाइप आंसर मेकिंग है और अल्टरनेट टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है मैंने कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं रखा, मैंने कोई दिखावा नहीं करा। पहली चीज कि मैं बोल दूं कि बुधवार को टेस्ट होगा, मैं फिर बोल दूं चलो बुधवार को नहीं गुरुवार को छोड़ के शुक्रवार को टेस्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस चीज की क्लास रहेगी उसके बाद जस्ट टेस्ट रहेगा, बात खत्म है। अगर ऑनलाइन आप ज्वाइन करते हो तो ऑनलाइन की क्लास 2 घंटे की रहेगी, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो ऑफलाइन की क्लास 4 घंटे की रहेगी। ऑनलाइन की फीस 500 रुपए है, ऑफलाइन की फीस 5000 रुपए है, बात खत्म है। अब आप समझना कि 2 घंटे में भी वही चीजें, 4 घंटे में सिर्फ ये है कि उनका टेस्ट तुरंत बाद होगा। जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद उनको समय दिया जाएगा, उस समय पे वो याद करेंगे, उसके बाद मैं उनका टेस्ट लूंगा। मतलब या तो उनकी जजमेंट राइटिंग साथ में चलेगी, आपकी जजमेंट राइटिंग अलग है, इसमें इंक्लूड नहीं है, आपको जजमेंट अलग से लेना है, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो है कि टेस्ट सीरीज बनाने को तो मैं बना सकता हूं, देने को मैं आपको दे भी सकता हूं, लेकिन मेरे बिना नहीं। मैं बांटने नहीं बैठा हूं। अभी मैंने प्री की टेस्ट सीरीज निकाली, मैंने बांट दी, लोगों ने कर ली, लोगों ने कई ने लगाया कई ने नहीं लगाया, रिजल्ट मेरे पास है, कईयों ने आधे अटेम्प्ट दिए, कईयों ने। मेरे एक चीज बताओ, अगर पैसे फ्री में आ रहे हो तो फिर ऐसे ही देके चले जाओ, टेस्ट सीरीज मत लेना अगर पढ़ते नहीं हो तो। कई लोगों ने 500-500 रुपए में खरीद ली है, अभी भी रिजल्ट है, मैं दिखा दूंगा भले उनको भी। करा क्या है उनने 100 क्वेश्चन रहते हैं, 50 अटेम्प्ट किए, 30 नंबर आए, हार गए, नहीं लगाया। उसके बाद दूसरा उठाया, दूसरा लगा, उनने बोला ठीक है नहीं देते हैं। तो मुझे बताओ टेस्ट सीरीज क्यों ले ली थी? और उनके लिए नहीं बना, मेरा कोई भी कंटेंट उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ लेना पसंद करते हैं, काम करना पसंद नहीं करते। मेरा कंटेंट उन लोगों के लिए है जो लें भी और काम भी करें, तो फिर बात बनती है। नहीं तो बिल्कुल परचेस मत करना, किसी भी चीज को परचेस मत करना। आप सिर्फ काम इतना कर लेना कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो भी कर लेना, और अगर वो भी नहीं बन रही है तो आपको जो डाउट आ रहा है वो एक बार पूछ लेना। वो भी मुझसे, नीचे नंबर चल रहे हैं, उन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप ट्राई कर लेना। क्लियर बात है? तो ये पूरा है सिनेरियो। अगर आप लोगों को अभी भी डाउट आता है तो आप लोग बात करें, मैं आप लोगों का पूरा सॉल्यूशन करूंगा कि आपको तैयारी कैसी करनी है। और अगर आप लोग उससे भी सेटिस्फाई नहीं हो जाते हो तो फिर एक काम करना, मंदिर जाना, मंदिर में पूछना, हे भगवान मेरी क्या गलती थी जो मुझे इंसान बनाया, कि मैं इतनी मेहनत भी नहीं कर पा रहा हूं, कि जज की तैयारी का टैग लेके घूम रहा हूं लेकिन हम जज की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझ जाना कि आपको क्या करना है। पोहे का ठेला खोलना है ना तो आज से खोल लो, चाय की टपरी खोलना है ना तो डॉली चाय वाले ने भी जब चाय बेचना स्टार्ट करी थी तो उसने नहीं सोचा था कि उसके यहाँ बिल गेट्स आके चाय पी जाएगा। सोचा था क्या उसने? नहीं ना। तो आप भी चाय की दुकान खोलो, हो सकता है कल के दिन कोई अंबानी जी आए आपके यहाँ पे और चाय पी के चले जाएं, हो सकता है आप ज्यादा फेमस हो जाओ, जज आपके सामने कुछ भी ना लगे। लेकिन फर्क कितना है? फर्क कितना है? समय लगेगा। तो इसलिए वो चाय बनाने में समय देने से अच्छा यहाँ पे समय दे लो, तो शायद आपका भाग्य खुल जाए। और जिस चीज की आप रेपुटेशन, और देश बदला है एलएलबी वालों ने, बदला है ना देश, संविधान बनाने वाले आपके एलएलबी वाले हैं। तो आप तो उस पीढ़ी के हो जहां पे लोग इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, तो आप क्यों डरते हो पढ़ाई करने से? पढ़ाई करो। संविधान की बुक लेके आजकल चलना आसान होता है लेकिन उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। उसको पढ़ो, उसको समझो, तब समझ में आएगा कि करना क्या है। और अगर ये कर लिया तो कुछ भी कर लोगे आप लोग। चलिए,
तो ये था पूरा आप लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए, और आप लोगों के लिए जो भी सॉल्यूशन मुझसे बन सका, और आप लोगों का जो कट ऑफ वाला जो आप लोग बोल रहे थे कि सर ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो कम से कम मेरी हाथ जोड़ के अनुरोध है उन व्यक्तियों से जिनके 75 नंबर है, 77 नंबर है, 72 नंबर है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, आप लोग मेंस में बैठ रहे हो और मेंस भी आप लोग निकालोगे, और जो सहायता लगेगी हमारी आप लोग बिल्कुल आओ। लेकिन कम से कम उन बच्चों का भी सोचो, आपके दोस्त लोग जो हैं जिनके नंबर कम रह गए, उनकी गलती नहीं है, उनका हो सकता है पेपर छूटा हो, उनकी गलती नहीं हो सकता है उनको क्वेश्चन समझ में ना आया हो, लेकिन उनको भी साथ लेके चलो कि एक बार उनकी मेंस की तैयारी अगर हो जाए तो नेक्स्ट टाइम वो प्री और मेंस साथ में निकाल लेंगे। क्लियर बात है? चलिए, तो मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।